नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आश्चर्य होता है, बड़े बड़े लोग जो 50 वर्ष को पार कर गए, बहुत सारे सीए हैं, जज हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, उन लोगों को ये बचपन का पाठ पढ़ना पड़ता है कि दीर्घ श्वास लें। बड़ी अजीब कहानी है हमारे समाज की और बड़ी अजीब कहानी है हमारे विज्ञान की और विद्यालयों की कि जो पाठ पहली कक्षा में पढ़ना चाहिए वह पाठ जीवन भर नहीं पढ़ा जाता और पहला पाठ नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए बाद में पढ़े जाने वाले सारे पाठ आदमी को सताते चले जाते। अगर पहला पाठ पढ़ लिया जाए तो शायद अगले पाठ सताए नहीं और ज्यादा लाभदायी बन जाए। पर बड़ी विचित्र बात है, इसीलिए तुलसी अध्यात्म नीड़म के परिप्रेक्ष्य में प्रज्ञा प्रदीप के इस हाल में एक परिकल्पना की गई, आज के प्रत्येक आदमी को जीवन विज्ञान का पाठ पढ़ाया जाए। एक ग्रंथमाला तैयार की जा रही है, जीवन विज्ञान ग्रंथमाला। और विषय तो सब पढ़ाते हैं, विद्यालय पढ़ाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े शोध के और रिसर्च के संस्थान हैं जहां हायर स्टडीज होती हैं, बड़ी बड़ी अनुसंधान हो रहे हैं, सब पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। पर जीवन विज्ञान का बच्चा बेचारा इतना उपेक्षित है, उसे कोई पूछता ही नहीं, भी प्यास लगी हो तो जरा पानी तो पी लो। और सबको तो अतिरिक्त भोजन खिलाया जा रहा है और इस बच्चे को कोई पानी पिलाने की बात भी नहीं सोच रहा है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन विज्ञान को पढ़ने की। जो आदमी जीवन विज्ञान को नहीं पढ़ता कभी समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकता और फिर ऐसी स्थिति आती है कि हर आदमी दूसरे के अधिकार को हड़पने की चेष्टा में है। डॉक्टर मिला और युवक बोला, डॉक्टर साहब धन्यवाद। देखा कोई परिचित नहीं और कैसा धन्यवाद। एक आश्चर्य भरी आंखों से देखा, इतने में बोला, आपने बहुत अच्छा इलाज किया। डॉक्टर ने सोचा किसी दूसरे के भरोसे कह रहा, मैंने तो इलाज किया ही नहीं। डॉक्टर बोला, भी मैंने तो तेरा इलाज नहीं किया। कि नहीं, मेरा तो नहीं किया, मेरे मामे का किया था। तो क्या हुआ उसका? कि चल बसा। तो फिर धन्यवाद, कि मैं ही उसका वारिस हूं, सारी संपत्ति तो मुझे मिलनी है, आपने बड़ा उपकार किया, धन्यवाद। हर आदमी दूसरे के अधिकार को, दूसरे की संपत्ति को हड़पने की चेष्टा में लगा। इसलिए लगा कि उसने जीवन विज्ञान का पाठ पढ़ा नहीं। इससे बड़ा जीवन विज्ञान क्या होता है? सारी संपत्ति मिल गई। इसलिए दीर्घ श्वास और समताल श्वास का अभ्यास बहुत आवश्यक है। चौथा साधन है कायोत्सर्ग, शरीर को ढीला छोड़ना, चेतना के प्रति जागना। शिथिलीकरण तनाव भरा पड़ा है, पहले ही बहुत तनाव है हमारी दुनिया में और आदमी अपने आवेशों के कारण और तनाव से भरता चला जा रहा है। ढीला होना नहीं जानता, छोड़ना नहीं जानता, कसना बहुत जानता, ढीला होना जानता ही नहीं। और आज की सबसे बड़ी समस्या है यह कसने की समस्या। एक बात दिमाग में आ गई, जीवन भर नहीं निकलती। कोई घटना हो गई, मन से निकलती नहीं। किसी के प्रति रूठ गया,
बस फिर तो राजी होना तो जानता ही नहीं। इतना तनाव से आदमी का दिमाग भरा है। यह हो सकता है कि घटना घटे, घटना घट सकती है। जहां सामाजिक जीवन है, परस्पर में रहते हैं, एक घटना दूसरे को प्रभावित करती है, घटना घटती है। पर जो श्वास शुद्धि करने वाला व्यक्ति है, घटना घटी, हुई और बात समाप्त। किसी को कह दिया, बस बात समाप्त। फिर पानी की लकीर हो सकती है या बालू की लकीर हो सकती है। पानी की लकीर तो तत्काल समाप्त हो जाती है, बालू की लकीर भी थोड़ी हवा चलती है समाप्त हो जाती है, किंतु जब पत्थर की लकीर बन जाती है फिर तो भगवान ही बचाए। लगता है कि पत्थर की लकीरें बनती जा रही है, तनाव से आदमी भरता जा रहा है। कायोत्सर्ग का अभ्यास, इसका मतलब है शिथिल बनो, ढीले बनो, इतने शिथिल कि कहीं भी पत्थर बचे ही नहीं, पत्थर की लकीर बनने का मौका ही न मिले। कोई लकीर आए नहीं, और आए तो बालू की बनकर आए या पानी की लकीर बनकर आए और तत्काल समाप्त हो जाए। कायोत्सर्ग जब करते हैं, श्वास अपने आप शुद्ध होता है, श्वास अपने आप मंद हो जाता है। तो श्वास को मंद करने का, श्वास को शुद्ध करने का चौथा उपाय है कायोत्सर्ग। हम प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास में इन सब का प्रयोग करते हैं, श्वास शुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे हमारी श्वास की शुद्धि होती चली जाएगी, श्वास पवित्र निर्मल होता चला जाएगा, हमारा आत्मदर्शन का स्फटिक पारदर्शी होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये इधर खड़े हो तुम और ये पारदर्शी स्फटिक, और उसके पीछे झांक रही है तुम्हारी आत्मा। प्रश्नों के लिए अवकाश है, इनके प्रश्न पूछो। हाँ, पहले जो कल के शेष हैं। मेरा समाधान, आपने अभी फरमाया कि इंद्रिय शुद्धि और भी कई थोड़ी इतनी लंबी चौड़ी गणित फैला दी, इतनी बड़ी जो लंबी चौड़ी गणित किए बिना तो हम परम प्राप्ति नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि इतनी बड़ी गणित मैप करके और दूसरा कोई रास्ता खुल जाए? जैसे एक इंजीनियरिंग लड़का पढ़ता है, गणित पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है और बीए ग्रेजुएट हो जाता है, बीएससी हो जाता है, और इधर आर्ट्स पढ़ने वाला भी बीए हो जाता है, ग्रेजुएशन दोनों को मिल जाता है, रास्ता दोनों के पास में सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसा भी कोई और रास्ता है जो इतने बड़े जाल में फैला करके और कोई सस्ता और जल्दी? ठीक है, प्रश्न है कि इंद्रिय शुद्धि, आहार शुद्धि, श्वास शुद्धि एक जाल सा बिछा दिया, क्या कोई ऐसा ही रास्ता है? जैसे कोई पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है तो इंजीनियर हो जाता है, गणित पढ़ता है, मैथमेटिक्स में पढ़ता है तो गणितज्ञ हो जाता है, वैसे ही कोई रास्ता है जिससे कि सीधा काम बन जाए? हर माता पिता चाहेंगे ऐसा कोई स्कूल में रास्ता मिले कि पहले दिन प्रवेश और इंजीनियर होकर निकल जाए। जाल खिंचाने की जरूरत क्या है? इतने वर्ष पहले तो मैट्रिकुलेट बनो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो, 5 वर्ष का इंजीनियरिंग का कोर्स करो। हर के लिए 10, 12, 15 वर्ष का कोर्स क्यों? बस जिस दिन भर्ती हुआ और अध्यापक महोदय कोई ऐसी घूंट पिलाए कि शाम कोई बच्चा पास होकर सब कुछ निकल जाए। आज वो शाम को फसल काटो। हाँ, सुबह बीज बोए, इतना लंबा 4 महीना 6 महीना तक रुखाली करो, पशुओं से बचाओ, इतना जाल क्यों बिछाए? सुबह बीज बोया और शाम को फसल काट कर घर पर आ जाए। आज तक दुनिया में ऐसा हुआ नहीं। हर बात का एक क्रम होता है, वह क्रम है जाल नहीं, क्रम को पार करना ही पड़ेगा।